हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम सेल द यूनिट ऑफ लाइफ कोशिका जीवन की इकाई का रीडिंग करेंगे, एनसीईआरटी रीडिंग करेंगे, एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन। ओके, तो आपके जी.एन. रामाचंद्रन जो है वो आपके वैज्ञानिक हैं। इन्होंने क्या किया था, प्रोटीन की संरचना, प्रोटीन की संरचना के क्षेत्र में एक उत्कृष्ट व्यक्तित्व थे, जो मद्रास के स्कूल ऑफ फॉर्मेशन एनालिसिस ऑफ बायोपॉलीमर के संस्थापक थे। इन्होंने क्या किया था, 1994 में 1954 में इन्होंने नेचर के प्रकाशन में कोलेजन की, सबसे बड़ा इनका योगदान क्या था, कोलेजन की तिहरी संरचना की खोज इन्होंने की थी। इसे हम रामाचंद्रन प्लॉट कहते हैं। ठीक है, इन्होंने क्या किया था, रामाचंद्रन प्लॉट ने प्रोटीन की कोलेजन की तहरी कुंडली संरचना दी थी, है ना। ठीक है, रामाचंद्रन के उपयोग से प्रोटीन के बहुलक के विश्लेषण में संरचनात्मक जीव विज्ञान के क्षेत्र में उत्कृष्ट उपाधि उपलब्ध प्राप्त हुई थी। आपका जन्म 8 अक्टूबर सन 1922 को दक्षिण भारत के समुद्र तटीय क्षेत्र कालीन के निकट एक गांव में हुआ था। आपके पिता एक स्थानीय कॉलेज में गणित के प्रोफेसर थे, अतः रामाचंद्रन का गणित के प्रति रुचि पैदा करने में उनका पर्याप्त प्रभाव पड़ा था। आपने अपनी स्कूली शिक्षा पूरी करने के उपरांत मद्रास विश्वविद्यालय से भौतिक शास्त्र में बीएससी ऑनर्स के सर्वोच्च स्थान प्राप्त कर जब आप 1949 में कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से पीएचडी की उपाधि प्राप्त की। जब आप कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में थे तब आपकी मुलाकात लाइनस पॉलिंग से हुई थी तथा ये उनके अल्फा हेलिक्स बीटा हेलिक्स प्लेटेड शीट संरचना के मॉडल से प्रकाशित कार्य से बहुत प्रभावित हुए थे। ठीक है, ये आपके लाइनस पॉलिंग से इनकी मुलाकात हुई थी, जिन्होंने अल्फा हेलिक्स और बीटा शीट संरचना के मॉडल पर कार्य किया था। ठीक है, तो इसमें ये दो चीज़ें इंपॉर्टेंट है, आपका कोलेजन की तहरी कुंडली संरचना और अल्फा हेलिक्स और बीटा शीट संरचना के मॉडल से ये प्रभावित हुए थे। ठीक है, जिससे आप कोलेजन की संरचना को हल करने की ओर अपना ध्यान खींचा था। आप 78 वर्ष की आयु में 7 अप्रैल 2001 को स्वर्गवासी हुए थे। ये इनका हमें बेसिक इंट्रो है, हमें इसे रीड करना होगा क्योंकि एनसीईआरटी में नीट में कहीं से भी क्वेश्चन आ सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। हमारा चैप्टर क्या है, चैप्टर है हमारा एनसीईआरटी का 8। ठीक है, इस चैप्टर का नाम है कोशिका जीवन की इकाई, सेल यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक है, इसमें हम कोशिका के बारे में पढ़ेंगे, कोशिका सिद्धांत के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, कोशिका सामग्री का अध्ययन करेंगे, फिर हम प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। जब आप अपने चारों तरफ देखते हैं तो आप जीव और निर्जीव दोनों को पाते हैं। अब आप आश्चर्य करते होंगे एवं अपने आप से पूछते होंगे कि ऐसा क्या है जिस कारण जीव जीव कहलाता है और निर्जीव जीव नहीं हो सकते। इस जिज्ञासा का उत्तर तो केवल यही हो सकता है कि जीवन की आधारभूत इकाई जीवन कोशिका की उपस्थिति, ठीक है, जीवन कोशिका की उपस्थिति एवं अनुपस्थिति है। ठीक है, सभी जीवधारी कोशिकाओं से बने होते हैं। सारे के सारे जितने जीव होते हैं वो सेल से मिलकर बने होते हैं। इनमें से कुछ जीव एक कोशिकीय होते हैं, ठीक है, जिन्हें हम एक कोशिकीय जीव कहते हैं, और दूसरे जो हमारे जैसे होते हैं, ठीक है, जैसे हम बहुकोशिकीय जीव के बने होते हैं तो हमारे जैसे अनेक कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं, उन्हें हम बहुकोशिकीय जीव कहते हैं। ठीक है, साथ साथ में हम अंडरलाइन करते जाते हैं कि इन्हें हम बहुकोशिकीय जीव कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, कोशिका क्या है। ठीक है, तो जब हम कोशिका के बारे में जानते हैं कि कोशिका क्या है, ठीक है, हम पढ़ेंगे कि कोशिका क्या है। तो कोशिकीय जो आपका जीवधारी होता है वो स्वतंत्र जीवन यापन, ठीक है, कोशिकीय जीवधारी फर्स्ट है आपका स्वतंत्र
अस्तित्व यापन, यानी कि एक कोशिका जो स्वतंत्र जीवन यापन कर सकती है और अपने जीवन के सभी आवश्यक कार्य करने में सक्षम होती है। ठीक है, तो कोशिका के बिना किसी का भी जीव का जो स्वतंत्र जीवन अस्तित्व नहीं होता। कोई भी जीव बिना कोशिका के जीवित नहीं हो सकता, और एक कोशिका जो अपना सारे काम वो अकेली कोशिका कर सकती है। ठीक है, इसी कारण से हम जीव के लिए कोशिका ही आपके मूलभूत संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होती है। संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई। ठीक है, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट। अब ऊतक क्या होते हैं? संरचना बदलती है तो कार्य बदलते हैं। ठीक है, इसी प्रकार से कि जिसका कार्य जो होता है उसके हिसाब से उसकी संरचना होती है। हर एक चीज़ की संरचना एक नहीं हो सकती, क्योंकि उनके कार्य एक नहीं होते। कार्य के अनुसार संरचना बदलती जाती है, इसलिए हम कोशिका को संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई कहते हैं। ठीक है, अब एंटोन वॉन लीeuwenhoek ने पहली बार कोशिका को देखा था। ठीक है, और इसका वर्णन किया था। फिर आते हैं आपके रॉबर्ट ब्राउन ने केंद्रक की खोज बाद में की थी। ठीक है, अब सूक्ष्मदर्शी से देखने के बाद में इनके सुधार के बाद फेज कंट्रास्ट व इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी आपकी वो सूक्ष्मदर्शी है जिससे हम बहुत ही सूक्ष्म कोशिका को हम अच्छे से देख सकते हैं। ठीक है, तो विस्तृत संरचना का अध्ययन संभव हो सका था। ठीक है, फिर हम आगे बढ़ते हैं। फिर आते हैं आपके अपने कोशिका सिद्धांत पे। तो कोशिका सिद्धांत 1838 में जर्मन के वनस्पति वैज्ञानिक आपके मैथियस लाइडेन ने बहुत सारे पौधों, ठीक है, इन्होंने क्या किया था? पौधों का अध्ययन किया था। बाद में पाया कि विभिन्न पौधे जो हैं विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं। ठीक है, कोशिकाओं या कोशिका के उत्पाद क्या होते हैं? कोशिका के उत्पाद को हम ऊतक कहते हैं। ठीक है, से मिलकर बने होते हैं जो पौधे में ऊतक का निर्माण करते हैं। ठीक है, विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं या कोशिका के उत्पाद को हम ऊतक कहते हैं। तो ये ऊतक का निर्माण करते हैं। लगभग इसी समय 1839 में एक ब्रिटिश वैज्ञानिक नाम क्या था उनका? थियोडोर स्वान, जो कि जंतु वैज्ञानिक थे। ठीक है, थियोडोर स्वान जिन्होंने क्या किया था? ये जंतु कोशिका के अध्ययन किया था। इन्होंने क्या किया था? जंतु कोशिका का अध्ययन किया था। अध्ययन के बाद इन्होंने बताया कि कोशिका के बाहर, ठीक है, एक पतली परत पाई जाती है, और इस पतली परत का इन्होंने नाम नहीं दिया था, पर इन्होंने बताया था कि पतली परत पाई जाती है जिसे आजकल जीवद्रव्य झिल्ली कहते हैं। ठीक है, इस वैज्ञानिक ने पादप ऊतकों के अध्ययन के बाद इन्होंने क्या किया था? पादप के ऊतकों का भी अध्ययन किया था। फिर उन्होंने बताया था कि पादप कोशिका जो है उसमें एक भित्ति पाई जाती है। क्या पाई जाती है? भित्ति पाई जाती है, जो इसकी विशेषता होती है। ठीक है, अब उपरोक्त आधार पर स्वान ने अपनी परिकल्पना रखते हुए बताया कि प्राणी और वनस्पति विज्ञान, ठीक है, स्वान ने अपनी परिकल्पना दी कि प्राणी और वनस्पति का शरीर जो है वो कोशिका और उसके उत्पाद से मिलकर बना होता है। किससे मिलकर बना होता है? कोशिका और उसके उत्पाद से मिलकर बना होता है। ठीक है, फिर स्लाइडन और स्वान ने जो है संयुक्त रूप से इन दोनों ने मिलकर क्या किया? एक कोशिका का सिद्धांत दिया। ठीक है, इन्होंने मिलके स्लाइडन और स्वान ने संयुक्त रूप से कोशिका का सिद्धांत प्रस्तावित किया। ठीक है, यद्यपि इनका सिद्धांत यह बताने में असफल रहा। इनसे जब पूछा गया कि ठीक है, कोशिका सिद्धांत तो आपने दे दिया, इन्होंने क्या बताया था कि जो आपकी जंतु कोशिका है उसमें के बाहर एक पतली परत पाई जाती है जिसका इन्होंने नाम नहीं बताया था। फिर कहा कि पादप जो है उनमें एक विशेष भित्ति पाई जाती है जो कि उनकी विशेषता होती है, जिसे कोशिका भित्ति कहते हैं। पर जब इनसे पूछा गया कि कोशिका आ कहाँ से रही है, नई कोशिका कहाँ से बन रही है, तो ये बताने में असफल रहे कि नई कोशिका का निर्माण कहाँ से हो रहा है। ठीक है, कैसे होता है। फिर पहली बार आपके रुडोल्फ बिर्चू, ठीक है, कौन आए? रुडोल्फ बिर्चू। इन्होंने 1855 में
कोशिका का इन्होंने कहा कि कोशिका विभाजित होती है। इन्होंने कहा कि कोशिका जो है वो विभाजन करती है और नई कोशिका का निर्माण जो है पूर्व स्थित कोशिका से के विभाजन से होता है। ठीक है, नई कोशिका का निर्माण कैसे होता है? पूर्व में स्थित जो पहले स्थित कोशिकाएं हैं, पुरानी कोशिका, उनके विभाजन से नई कोशिका का निर्माण हो रहा है होता है। फिर उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया, उसे कहते हैं ओमनियस सेलुला ई सेलुला। इसका मतलब होता है पुरानी कोशिका का निर्माण नई कोशिका का निर्माण पुरानी कोशिका से होता है। ठीक है, फिर इन्होंने स्लाइडेन और स्वान के साथ मिलकर उन्होंने क्या किया? स्लाइडेन और स्वान की परिकल्पना को रूपांतरित करते हुए कहा कि एक नई कोशिका सिद्धांत दे दिया। ठीक है, फिर उन्होंने क्या कहा? नई कोशिका से जो आधुनिक सिद्धांत था उसकी जो परिकल्पना थी वो क्या थी कि सभी जो जीव होते हैं वो कोशिका और कोशिका के उत्पाद से बनते हैं और सभी कोशिकाएं, ठीक है, कोशिका और कोशिका के उत्पाद से बनते हैं। फिर सभी कोशिकाएं पूर्व में स्थित कोशिका से निर्मित होती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर हम आते हैं कोशिका का समग्र अवलोकन। ठीक है, कोशिका का समग्र अवलोकन में क्या होता है? आरंभ में आपने प्याज के छिलके और मनुष्य की गाल की कोशिका को सूक्ष्मदर्शी में देख चुके होंगे। ठीक है, तो जब हम प्याज क्या होती है? ये है आपकी पादप कोशिका। ठीक है, पादप कोशिका में क्या मिलती है? कोशिका भित्ति। मनुष्य की गाल क्या हो गया आपका? कोशिका। ये होगी आपकी जंतु कोशिका। जंतु कोशिका में मिलती है कोशिका झिल्ली। ठीक है, तो प्याज की कोशिका को जब एक प्रारूपी पादप कोशिका कहते हैं। ठीक है, जिसके बाहरी सतह पर एक स्पष्ट कोशिका भित्ति व इसके ठीक नीचे कोशिका झिल्ली होती है। मनुष्य की गाल को अगर हम देखें तो मनुष्य की गाल की कोशिका के संगठन के बाहर की तरफ क्या मिलेगा आपको? केवल एक झिल्ली संरचना दिखाई पड़ती है। ठीक है, प्रत्येक कोशिका के भीतर एक सघन झिल्ली युक्त संरचना मिलती है जिसे हम केंद्रक कहते हैं। केंद्रक में क्या क्या होता है? केंद्रक में गुणसूत्र होते हैं। ठीक है, केंद्रक में गुणसूत्र होते हैं, क्रोमोसोम होते हैं, जिसमें क्या होते हैं? आनुवांशिक पदार्थ डीएनए होता है, जिसकी कोशिका में झिल्ली युक्त केंद्रक भी होता है। ठीक है, जिससे यूकैरियोट व झिल्ली युक्त केंद्रक नहीं मिलता, उसे प्रोकैरियोट कहते हैं। ठीक है, अब क्या होती है? आपकी जो पादप कोशिका होती है उसमें कोशिका भित्ति पाई जाती है और आपकी जो जंतु कोशिका होती है उसमें केवल कोशिका झिल्ली पाई जाती है जिसमें केंद्रक पाया जाता है। ठीक है, और केंद्रक में क्या होता है? केंद्रक के अंदर सघन संरचना होती है जिसे हम क्रोमोसोम कहते हैं। ठीक है, क्रोमोसोम में गुणसूत्र पाए जाते हैं। अब गुणसूत्र क्या होते हैं? झिल्ली युक्त केंद्रक भी पाया जाता है उसमें, और जिसमें झिल्ली युक्त केंद्रक पाया जाता है उसे हम यूकैरियोटिक कोश कहते हैं, और जिसमें केंद्रक युक्त झिल्ली युक्त केंद्रक नहीं मिलता उसे हम प्रोकैरियोट कहते हैं। ठीक है, अब दोनों यूकैरियोट और प्रोकैरियोट जो होते हैं आपके, वो कोशिकाओं में इसके आयतन को घेरे हुए एक अर्ध तरल अपव्यूह मिलता है। ठीक है, अब ये अर्ध तरल अपव्यूह क्या होता है? जैसे हम कोशिका द्रव कहते हैं। और सारी जो क्रियाएं होती हैं, ठीक है, क्या कहते हैं? हम कोशिका द्रव कहते हैं। ठीक है, दोनों पादप व जंतु कोशिका में क्या होती है? हम इसको ना लाइन ही रखते हैं क्योंकि बॉक्स बनाने पे शायद आपको क्लियरली विजुअल ना हो। तो ये क्या होती है? पादप कोशिका में कोशिकीय क्रियाएं होती हैं। ठीक है, कोई ऐसा कलर जो आपको दिखे। ठीक है, पादप व जंतु कोशिका में कोशिकीय क्रियाएं होती हैं और कोशिका द्रव्य प्रमुख स्थल होता है। ठीक है, कोशिकीय क्रियाओं का जो प्रमुख स्थल होता है वो क्या होता है? कोशिका द्रव्य। सारी क्रियाएं होती है, चाहे प्रोकैरियोटिक हो यूकैरियोटिक हो, दोनों में कोशिका द्रव्य में ही सारी प्रमुख क्रियाएं होती हैं। ठीक है, कोशिका की जीव अवस्था संबंधी विभिन्न रासायनिक क्रियाएं यहीं संपन्न होती हैं। अब यूकैरियोटिक कोशिका में क्या मिलता है? केंद्रक के अतिरिक्त अन्य झिल्ली युक्त संरचनाएं मिलती हैं। ठीक है, केंद्रक के साथ साथ बहुत सारी संरचना मिलती है जिसे हम क्या कहते हैं? कोशिकांग कहते हैं। ठीक है, अब ये कोशिकांग कौन कौन से होते हैं? तो हम देखते हैं अंतःप्रदव्य जालिका, आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, सूत्रकणिका, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया जिसे हम कहते हैं, सूत्रकाय जिसे हम सूक्ष्मकाय जिसे हम माइक्रोबॉडी कहते हैं, गोल्जी बॉडी, लयनकाय जिसे हम
लाइसोसोम कहते हैं राजधानी आपकी प्रोकैरियोटिक कोशिका में झिल्ली युक्त कोशिकाओं का अभाव होता है। ठीक है, ये सारे कोशिकांग जो होते हैं वो यूकैरियोटिक कोशिका में पाए जाते हैं, लेकिन प्रोकैरियोटिक कोशिका में झिल्ली युक्त कोशिकांग जो होते हैं वो एब्सेंट होते हैं। ठीक है, फिर आते हैं आपकी यूकैरियोटिक प्रोकैरियोटिक दोनों कोशिकाओं में झिल्ली रहित अंग जो आपका राइबोसोम है वो दोनों में पाया जाता है। ठीक है, ये कोशिका के भीतर केवल कोशिका द्रव्य में नहीं बल्कि ये हरित लवक में भी पाया जाता है, सूत्रकणिका और खुरदरी अंतःप्रद्रव्य जालिका में भी ये पाया जाता है। ठीक है, अब जंतु कोशिका में झिल्ली रहित तारक काय मिलता है, केंद्रक में होता है। ठीक है, और अन्य अंगक भी मिलते हैं जो कोशिका विभाजन में सहायता करते हैं। अब कोशिका माप और आकार की दृष्टि से काफ़ी भिन्न होती है। ठीक है, ये सबसे छोटी आपकी माइकोप्लाज्मा 0.3 माइक्रोमीटर की होती है। ठीक है, फिर आपकी आती है बैक्टीरिया। ठीक है, जीवाणु आपका 3 to 5 माइक्रोमीटर का होता है। ठीक है, फिर आते हैं आपके पृथक की गई सबसे बड़ी कोशिका जो होती है वो शुतुरमुर्ग के अंडे के समान होती है। अब बहुकोश की जीवधारियों में मनुष्य की जो लाल रक्त कणिका होती है उसका व्यास क्या होता है 7 माइक्रोमीटर का होता है, और सबसे लंबी आपकी कोशिका होती है वो आपकी तंत्रिका कोशिका होती है। ठीक है, अब ये आकार में भी भिन्न भिन्न होती है, ये बिंबाकार होती है ना, बहुभुजी, बिंबाकार, बहुभुजी, स्तंभीय, घनाभ, धागे के जैसे, है ना, असमाकृति प्रकार की हो सकती है। कोशिकाओं का रूप उनके कार्य के अनुसार भिन्न भिन्न होता है। ठीक है, संरचना बदलती है तो कार्य बदलता है तो उसकी संरचना भी बदलती है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं आकार और कार्य के अनुसार अलग अलग होती है। तो आपकी जो आरबीसी होती है, ठीक है, आरबीसी होती है कैसी होती है, लाल रुधिर कणिकाएं गोल और द्विअप्तली होती हैं। ठीक है, श्वेत रुधिर कणिकाएं जो होती हैं आपकी अमीबाकृत होती हैं। ठीक है, फिर आपकी स्तंभाकार उपकला जो होती है वो कैसी होती है, लंबी तथा सक्रिय होती है। स्तंभाकार उपकला लंबी तथा सक्रिय होती है। ठीक है, फिर आपकी जो सबसे लंबी सबसे बड़ी कोशिका होती है वो तंत्रिका कोशिका होती है, कैसी होती है, शाखित तथा लंबी होती है। ठीक है, फिर आपकी जो वाहिका होती है वो कैसी होती है, दीर्घीकृत होती है, और आपकी जो पत्तियों में पर्ण मध्य तक मेसोफिल होती है वो कैसी होती है, ये आपकी गोल होती है, मेसोफिल कोशिकाएं। ठीक है, तो ये विभिन्न प्रकार के आकार की कोशिका का डायग्राम्स है, ये एनसीईआरटी के डायग्राम्स है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।